Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है जिसकी वैकेंसीज 2016 में आई थी और 12 जनवरी 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एग्ज़ाम पेपर है, ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 70 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि भी 70 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के आते हैं, 30 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल आते हैं। तो इसमें जो 70 क्वेश्चंस आए थे होम साइंस के, इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि जो बैंड्यूरा की सोशल व कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार, जो बैंड्यूरा की जो सोशल और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी थी या सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग एसेट्स थे, उसके अनुसार बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक तो है कॉग्निटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीन्स संज्ञात्मक सोच और समस्या को सुलझाना। लर्निंग सोशल, लर्निंग बिहेवियर, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स पैटर्न एंड सोशल रोल्स, मीन्स सीखना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया व सामाजिक भूमिकाएं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। उसके बाद है लर्निंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेस। तो जो इसका आयोग ने जो उत्तर दिया है, इसमें आयोग ने इसमें किसी भी पॉइंट को सही नहीं माना है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल और कॉग्निटिव की। सोशल मीन्स सोसाइटी, कॉग्निटिव मीन्स हमारी जो मेंटल स्किल्स होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए कि लर्निंग बिहेवियर, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स पैटर्न एंड सोशल रोल्स। बट यहाँ पे आयोग ने इसमें कोई किसी भी उत्तर को, देखो यहाँ पे दिया है कि आयोग ने इसमें किसी भी उत्तर को सही नहीं माना है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या सही होगा ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है कि आयोग ने इस प्रश्न में किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन है? मीन्स जो साइको सोशल थ्योरी है वो किसने दी है या उसको किसने प्रोपाउंड किया है? तो हमने पढ़ा है कि जो साइको सोशल थ्योरी है उसको एरिक एरिक्सन ने दिया है। इसमें 8 स्टेजेस के बारे में बताया है एरिक एरिक्सन ने कि कैसे सोशल डेवलपमेंट जो है ये हर एक स्टेप में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, तो ये दिया है एरिक एरिक्सन ने। यहाँ पे ये 8 स्टेजेस भी हैं। सबसे पहले है सहसावस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली। उसके बाद देखो, इसको हमने याद करने का एक ट्रिक याद किया था कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। उसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के बाद इसके ऊपर 3 टाइम्स और आई, क्योंकि हमने लगातार इसमें इनिशिएटिव, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, एक इंडस्ट्री, तो हमने 4 आई लगातार हमने पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले TAI⁻3, ये स्टार्टिंग की इतनी 6 स्टेजेस हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको हम याद कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, उसके बाद इनिशिएटिव, उसके बाद आता है इंडस्ट्री, देन इसके बाद इमेज आती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, फिर आइसोलेशन, उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी, एंड उसके बाद ओल्ड एज वाली आती है तो ये हो गए इसमें सारे। देखो ये लास्ट वाले जो 2 हैं ये बहुत कम पूछे जाते हैं ये दोनों, बट स्टार्टिंग के जो 6 स्टेजेस हैं इनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। सहसावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। उसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये 2 से 3 साल की होती है। उसके बाद आती है खेल अवस्था, मीन्स पहल शक्ति बनाम दोषित, ये हो जाएगा 4 to 6 ईयर। उसके बाद है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। उसके बाद आता है किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 12 से 20 साल। उसके बाद तरुणावस्था, घनिष्ठता बनाम विकृति, 20 से 30 साल। और उसके बाद है मध्य वयस्क अवस्था, जनात्मकता बनाम स्थिरता। उसके पर परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये 8 स्टेज हैं। नेक्स्ट इधर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अहंकार के समारोह पर आधारित होता है। मीन्स जो हमने पढ़ी है ना, ID, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 हमने पर्सनालिटी के डायमेंशन पढ़े हैं, ID, ईगो एंड सुपर ईगो। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ईगो है
वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमने पढ़ा है कि जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो भी रियलिटी होगी, जो रियल में चीज़ें हैं, उस पे काम करता है हमारा ईगो। और यहीं पे अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है आईडी, और ईगो की बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे दिया भी है आईडी ये प्लेजर प्रिंसिपल आनंद के सिद्धांत पर, ईगो की बात करें तो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, और हम सुपर ईगो की बात करें तो ये जो हमारी मॉरलिटी होती है, मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है? पॉलीयूरिया जो है वो डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़, पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आ रहा और यूरिन में ग्लूकोज आना, तो ये होता है एक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। मीन्स जो प्रॉपर्टी है फाइबर की या फैब्रिक की विद स्टैंड स्टबिंग, मीन्स जो रबिंग प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। मीन्स कपड़ा को जो अगर हम रब करते हैं या उसमें एब्रेशन करते हैं तो वो कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होता है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। इसमें बात की गई कि जो नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस क्या हैं? जूट, हेम्प, कॉयर और कुप्रामोनियम। तो कुप्रामोनियम जो है ये नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, बाकी जूट है, हेम्प है, कॉयर है, ये सभी नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ कॉल्ड, जो अधिगम विकलांगता है उसको हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है ना डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जहाँ पे पढ़ने में या याद करने में दिक्कत आती है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। जहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लिखना है, तो उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। तो ये हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में जो रसोई गैस है, कुकिंग गैस में क्या यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल? तो वो एलपीजी यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, लड़ने या उड़ान के हार्मोन मीन्स फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं? तो जो एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन होता है उसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। तो जो एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन है ये अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन से स्रावित होता है। ये हमारे जो अगर अभी सडन कोई हमको अगर डिसीज़न लेना पड़ जाए तो वहाँ पे जो हार्मोन हमें हेल्प करता है डिसीज़न लेने में वो होता है फाइट और फ्लाइट वाले। तो ये होते हैं एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है? तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल वेव्स, मायोग्राफी हम मायोग्राफी किस में पढ़ते हैं? मसल्स में। तो मसल्स में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए जो चीज़ें जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मीन्स इलेक्ट्रिक फेनोमेना जो अकरिंग इन मसल्स में जो इलेक्ट्रिक फेनोमेना हो रहा है, मसल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है उसको मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की? तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है? तो हमने पढ़ा है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो एडगर डेल ने दिया है। ये एक इसमें इन्होंने जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनको नॉलेज के कितना इफेक्टिव हैं चीज़ों को याद करने में, लर्निंग इफेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको एक सीक्वेंस में सेट किया है, तो इसको बोला है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एडगर डेल ने दिया है। नेक्स्ट है परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार हमने पढ़ा है कि जो फैमिली जो है ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है क्योंकि फैमिली को मिला के ही सोसाइटी बनती है। तो फैमिली जो है ये सोशल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन का लक्ष्य क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटेड, डेवलप गुड सिटीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन का मेन एम क्या है, तो हायर एजुकेशन का मेन एम होता है कि गुड क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना या फिर अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ये होता है हायर एजुकेशन का मेन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या है? जो शैक्षणिक संस्था हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके मैनेजमेंट का मेन गुण क्या है, या उनका मैनेजमेंट का मेन कैरेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट स्टाफ, मीन्स जो भी स्टूडेंट है या स्टाफ है उनकी फैसिलिटी का ध्यान रखना, अचीवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, और जो इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा होता है तो बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लो में वर्क करेंगी। जब स्टूडेंट्स एंड स्टाफ को जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए, और साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जब वो फुलफ़िल होंगे तभी तो अब इंस्टीट्यूट प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसार शिक्षा का सफल परीक्षण क्या प्रदान करता है? अगर प्रसार शिक्षा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में अगर प्रॉपरली उसका सुपरविज़न किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, कोई भी वर्क हो रहा है अगर उसको प्रॉपर सुपरवाइज़ करेंगे तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आएंगे वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि क्वालिटेटिव ग्रोथ होगी या क्वांटिटेटिव ग्रोथ होगी। तो आयोग ने इसका कोई भी आंसर सही नहीं माना है। देखो आयोग ने इसके किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए ज़रूर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। किस उत्पादन के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? मीन्स गिनिंग किसका स्टेप है? हमने पढ़ा है ना ये फाइबर, जब हम फाइबर मैन्युफैक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे गिनिंग स्टेप पढ़ी है। तो गिनिंग किस में यूज होती है? तो गिनिंग जो है ये कॉटन में यूज होती है। जब कॉटन को, रुई को उसके जो बीज से जो उसके सीड्स हैं उससे अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं? जब हम बात करते हैं कॉलर और कफ में कौन सी टाइप की स्टिच करती हैं जो कि दिखाई नहीं पड़े, वो कौन सी स्टिच होती है? वो होती है स्लैंट हेमिंग स्टिच। जो स्लैंट हेमिंग स्टिच होती है इसको जो करते हैं तो कॉलर वगैरह, जो कॉलर है और कफ है इनमें स्लैंट हेमिंग स्टिच की जाती है, इससे वो ऊपर दिखाई नहीं पड़ती है। मिल्क इज़ यूज फॉर रिमूविंग विच स्टेन? किस टाइप के स्टेन को रिमूव करने के लिए, मीन्स दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए मिल्क का प्रयोग किया जाता है। तो जो बॉल पॉइंट इंक पेन होते हैं, बॉल पॉइंट इंक पेन के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए कच्चा मिल्क यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे ब्लड की बात करें तो उसके लिए अमोनिया यूज़ किया जाता है, ठंडा पानी और अमोनिया। टर्मरिक के लिए तो सोप वाटर यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं। नेल पॉलिश की बात करें तो उसके लिए एसीटोन यूज़ किया जाता है, जो सिंपली मार्केट में उसको हम लोग बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर। तो ये एसीटोन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? मीन्स सबसे पॉपुलर सीम कौन सी है? जो हम सबसे पॉपुलर सीम जो मोस्टली यूज़ की जाती है तो कौन सी है? वो प्लेन सीम। प्लेन सीम को नॉर्मली यूज़ किया जाता है, सबसे पॉपुलर सीम है ये प्लेन सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धुलाई वाला सोडा किसके दाग धब्बे मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा किस टाइप के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो जो ग्रीस स्टेन होते हैं, जो चिकनाई वाले स्टेन होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें वैक्स स्टेन की तो इनको हम अंडर प्रेशर और हीट और प्रेशर में इनको जो भी कपड़े हैं जिन पे वैक्स लग गया, जैसे हम बाटिक प्रिंटिंग जब करते हैं तो वो कपड़े से वैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पर का जो कपड़ा है उसको पेपर के बीच में रखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखते हैं, ऊपर से उस पर प्रेस करते हैं, मीन्स हीट देते हैं, जिससे जो भी वैक्स है वो निकल के जो ब्लॉटिंग पेपर है उसमें आ जाता है और वहाँ से वैक्स का जो स्टेन है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में व संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमने बात की है रिलेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन। हमने पढ़ा है ना डिज़ाइन के पार्ट्स के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम एज ए लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी रिलेशन की बात कर रहे हैं, प्रपोर्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिधान में संरचनात्मक डिज़ाइन है वो उत्पन्न किया जा सकता है। संरचनात्मक मीन्स जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है ये क्लॉथ की बेसिक डिज़ाइन होती हैं। कोई भी कपड़ा आप लो उनमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तो होती ही होती है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसे क्रिएट की जाती है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ
कॉलर, अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट में कॉलर मस्ट है, शर्ट का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है कॉलर, तो ये अगर हम बात करेंगे कॉलर्स की तो ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें एम्ब्रॉयडरी हो गया, लेसेस हो गए, सीक्वेंसेस हो गए, तो ये क्या आ जाएंगी, ये फंक्शनल डिज़ाइन फंक्शनल आ जाएंगी, या फिर हम बोलेंगे डेकोरेटिव डिज़ाइन आ जाएंगी। जो कपड़े को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं उनको हम बोलते हैं डेकोरेटिव डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैशन चक्र दिखता है, तो फैशन चक्र ऐसे दिखता है, तो ये कैसा होता है, तो ये बेल शेप का होता है। फैशन चक्र की अगर हम बात करें, फैशन साइकिल की बात करें, तो ये बेल शेप में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। फैशन साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें 5 होते हैं। सबसे पहले इनोवेशन, इंट्रोडक्शन, फिर लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की चोरी, उसके बाद लोकप्रियता में गिरावट और शैली की अस्वीकृति। ये 5 अगर कभी पूछे कि फैशन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, तो फैशन साइकिल में 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, मीन्स एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, तो हमने इसको हमने पढ़ा है कि विटामिन ई जो होता है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। और विटामिन के जो ब्लड में जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए ये हेल्पफुल होती है। विटामिन के जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर फाइब्रिन में बदल देता है, इससे ब्लड कोआगुलेट करता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जो हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन डी रिकेट्स के रोकथाम के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इन सब के लिए डिफिशियंसी डिजीज़ को कम करने के लिए विटामिन डी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है, इनमें से इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड कौन सा है, मीन्स एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है। अगर हम एसेंशियल की बात करें तो ये हो जाएगा लाइसिन। हमने पढ़ा है कि जो जितने भी ए और जी से स्टार्ट होते हैं, ए और जी से स्टार्ट होने वाले जितने भी एमिनो एसिड हैं, आर्जिनिन को छोड़ के, आर्जिनिन एक एक्सेप्शन है, तो आर्जिनिन को छोड़ के जितने भी एमिनो एसिड ए और जी से स्टार्ट होते हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा गया है, एसेंशियल, तो लाइसिन है, ये हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि पल्सेस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ डन एट व्हाट टेम्परेचर, जो मिल्क का पॉस्चराइजेशन है वो कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, तो वो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिल्क का जो पॉस्चराइजेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है। थायरॉक्सिन, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, थायराइड मीन्स आयोडीन, तो जब थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से होता है हाइपोथायराइडिज्म, और जब ज़्यादा होती है, अधिकता होती है, तब होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी का पूछा है तो ये हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो सिंपल सी बात है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। और इससे कमी से होने वाले और भी रोग हैं, जैसे क्रेटिनिज्म हो गया, मिक्सिडीमिया हो गया, तो ये सभी आयोडीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो अगर हम बात करें कि विटामिन टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो विटामिन टर्म को जो है फंक ने इंट्रोड्यूस किया था। फंक ने सबसे पहले विटामिन का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन टर्म ऑफ मिक्स्ड फूड फॉर एन एडल्ट इज़। देखो ये जो है ये पुराने आरडीए के अकॉर्डिंग है, तो अभी यहाँ पे आपको जो भी ये डेटाबेस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपको क्या 2020 वाली जो आरडीए आई है उसको पढ़ना है। तो 2020 से रिलेटेड अगर आरडीए आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसमें हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए हैं और क्या क्या जो आरडीए में, पुरानी आरडीए से नई आरडीए में क्या क्या चेंज हुए हैं, हमने उनको भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो उसको आपके डिटेल में 3 वीडियोज़ मिल जाएंगी, 3 से 4 वीडियोज़ हैं। इनको आप अगर देख लेते हैं तो आरडीए आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी वीडियोस जो भी हैं आरडीए से रिलेटेड वीडियो, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान करता है। ऑन्कोलॉजी इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़, कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम ऑन्कोलॉजी टर्म यूज़ करते हैं। तो जो कैंसर है, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ORS का फुल फॉर्म क्या है, तो ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है ये ORS को कब दिया जाता है, जब डिहाइड्रेशन होता है तब ORS दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है।
हमने यहाँ पे बात की कि कौन से विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होती है, तो विटामिन डी जो है ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से क्या होता है? सोडियम मीन्स सॉल्ट। जब सॉल्ट जो हमारी डाइट में ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? सॉल्ट के साइड इफेक्ट हमने क्या पढ़े? बीपी, हाई बीपी होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा। तो यहाँ पे हाई बीपी होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा मीन्स एडिमा होगा। उसके बाद इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जब वाटर हमारी बॉडी में रिटेन करने लगेगा तो वो मिलेगा किससे? वो ब्लड के साथ मिलता जाएगा, तो जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा? तो हमने पढ़ा है ना काई स्क्वायर टेस्ट, जो फ्रिक्वेंसीज जब होता है, जब डेटा जो है वो फ्रिक्वेंसीज में होता है तब काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है। और जब पॉपुलेशन और सैंपल टेस्ट जो है दोनों में वेरिएशन होता है, वेरिएंस होते हैं, तब काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं क्या है, जब भी टेस्ट पॉपुलेशन और सैंपल में वेरिएंस हो, उसके बाद टेस्ट टू क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड जो फ्रिक्वेंसीज, जो भी डाटा है हमारा वो जो फ्रिक्वेंसीज में होता है तब काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। मेज़र करते हैं द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? तो रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें, रैंडम मीन्स रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर देना। तो मीन्स हर एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, लाइक कोई हमने पॉपुलेशन देखी वहाँ पे 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों के पास, सबके पास चांस है कि किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसर्च क्या है? तो रिसर्च क्या है? किसी भी चीज़ को बार बार सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे पहले से जोड़ दिया है, तो किसी अगर कोई टॉपिक है उसको बार बार सर्च करना, उसमें कुछ नए फैक्ट्स, नॉलेज ऐड करना, इसको हम बोलते हैं सर्च। रिसर्च हम क्या करते हैं? साइंटिफिक वे में करते हैं ना, एक मैनर में करते हैं कि पहले हमको हाइपोथेसिस बनाना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फिर हमें जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो एक हम साइंटिफिक वे में करते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना, तो ये हम सब करते हैं क्या? रिसर्च में ही करते हैं। तो इसका आंसर जो है ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालय इज़ टू एजुकेशन ऑफ। जो नवोदय विद्यालय हैं इनका मेन पर्पज क्या है? ये कौन से स्टूडेंट्स को या किस टाइप के स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का इनका मेन पर्पज है? तो जो रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को टीच करना। जो नवोदय विद्यालय आए थे तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो गाँव में जो रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों शिक्षा है, ये किसने कहा है? किसने कहा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों हैं? तो इसको कहा है ये ओपी धामा ने। ओपी धामा ने कहा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, उसमें दोनों एजुकेशन आती हैं। नेक्स्ट है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? तो अगर हम बात करें कि जो कोई एक्सटेंशन वर्कर है उसने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो उसका प्रोग्राम कितना सक्सेस होगा, कितना अच्छा जाएगा, तो कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ज़्यादा? तो ऑप्शंस क्या है? हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, हिज वर्बल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, हिज पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू पीपल, हिज स्कॉलरली एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर है, एक्सटेंशन वर्कर को फील्ड में जाके काम करना है और फील्ड में उसको अपना प्रोग्राम चलाना है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं जिनको साथ वो प्रोग्राम जिनको सिखा रहे हैं उनके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ वो कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो एक्सटेंशन वर्कर है उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो एक्सटेंशन वर्कर है उसकी पर्सनालिटी कैसी है और वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की एबिलिटी कैसी है उसकी, तो इस पर डिपेंड करता है कि जो एक्सटेंशन वर्कर का जो प्रोग्राम है उसकी सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ IEC। IEC का फुल फॉर्म क्या है? अगर यहीं से हम बात करें, ICT हमने पढ़ा है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो I इंफॉर्मेशन, C इज़ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे बीच में E एक्स्ट्रा हो गया। तब हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात करें तो सिंपल E मीन्स ये सभी रिलेटेड किससे हैं? एजुकेशन से। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC का फुल फॉर्म हो जाएगा
इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और ICT की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में जो शिक्षण संसाधन हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? रीडिंग, लिसनिंग, लुकिंग एट चार्ट एंड डायग्राम, वॉचिंग फिल्म एंड वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। मीन्स सबसे ऊपर हमें वो टर्म रखना है जिससे सबसे ज़्यादा याद होता है, हमें याद रहती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में हमें रखना है जिससे हमें सबसे कम याद रहता है। तो जब हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। उसके बाद कोई फिल्म देखते हैं, फिर डायग्राम या चार्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम चीज़ें सुन रहे हैं तो हमें ज़्यादा याद होती है। उसके बाद रीडिंग, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुंडल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है, इसके द्वारा काम को सरल किया जाता है। तो मुंडल ने वर्क सिंप्लीफिकेशन दिया है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुंडल ने कितने स्टेप में डिवाइड किया है वर्क सिंप्लीफिकेशन को। तो हमने पढ़ा है कि मुंडल ने वर्क सिंप्लीफिकेशन को 5 स्टेप में डिवाइड किया है। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क सिंप्लीफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो मुंडल है इन्होंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है वर्क सिंप्लीफिकेशन को, और 3 स्टेप में डिवाइड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है? तो जो कॉर्नर होते हैं, हाउस के कॉर्नर के लिए लंबी पुष्प सज्जा जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? तो जो ह्यूमन के अंदर में होते हैं, जो ह्यूमन के इनहेरेंट में होते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक एबिलिटी है, स्किल है, इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग में अंतर्निहित होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वर्किंग एनवायरनमेंट है मैन का, उसको हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है ना, वर्कर और वर्क एनवायरनमेंट। तो हमें किस में पढ़ते हैं ये हम पढ़ते हैं एर्गोनॉमिक्स में। तो जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है मैन का, उसकी स्टडी कहाँ पे होती है, उसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन है? भारत में सबसे पहले प्री स्कूल के बारे में किसने बात की थी, किसने इनको लीड किया था? तो जो गीजूभाई बाधेका हैं, इन्होंने भारत में प्री स्कूल के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्चतर बुद्धि के विकास में योनि परिपक्वता कब आती है? जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो ज़्यादा है और वो जल्दी मैच्योर होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि जो हाई IQ वाले बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट सुपीरियर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है वो टाइम से पहले आ जाती है, अर्लियर आ जाती है, मीन्स समय से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? मीन्स कौन सी स्टेज पे जो बच्चे हैं वो सेपरेशन एंड एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करने लगते हैं? तो जब बच्चा 8 से 10 महीने का होता है तब वो वहाँ पे सेपरेशन एंड एंग्जाइटी को, जब उसको अगर मदर से या उसके पेरेंट्स से अलग करो तो वहाँ पे वो इरिटेट करेगा, सेपरेशन एंड एंग्जाइटी को थ्रू अपने इमोशंस वो एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया कि सेपरेशन एंड एंग्जाइटी जो है बच्चों में कब तक आ जाती है? तो 8 से 10 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें सेपरेशन एंड एंग्जाइटी जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिनों तक होती है? मीन्स जो जेस्टेशनल पीरियड है ह्यूमन का कितना होता है? तो वो होता है 280 डेज़ का। अगर ह्यूमन के हम जेस्टेशनल पीरियड की बात करें तो वो 280 डेज़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल जो चाइल्ड को डोमिनेट करते हैं, मीन्स जो पेरेंट्स कहेंगे वही होगा, चाइल्ड जो बच्चा है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन शैली, मीन्स निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर बल दिया है, कौन है ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने एजुकेशन के सोशलाइजेशन पे मतलब सोशलाइजेशन को बताया है? तो वो हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी ने एजुकेशन के सोशलाइजेशन पे काम किया है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीएमाइड रेसे क्या हैं? तो जो पॉलीएमाइड रेसे हैं ये नायलॉन फाइबर्स होते हैं। अगर हम पॉलीएमाइड रेसे की बात करें तो ये नायलॉन
फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। अगर कोई कॉटन फैब्रिक है उस पर डीप ब्लैक कलर लाना है तो कौन सी डाई यूज़ की जाएगी? तो यहाँ पे जो डाई यूज़ की जाएगी तो वो होती है सल्फ़र डाई। अगर कॉटन पे डार्क डीप ब्लैक कलर लाना है तो उसके लिए सल्फ़र डाइज यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संप्रेषण की क्रमबद्ध विधि है। मीन्स हमको कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बताना है कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले सेंडर आता है। सेंडर के बाद क्या आएगा? मैसेज आएगा। मैसेज के बाद क्या आता है? उसको हम इनकोड करते हैं। इनकोड के बाद क्या आएगा? इनकोड के बाद वो डिकोडर आएगा, फिर रिसीवर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा था कि जी और ए से स्टार्ट होने वाले तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। प्रोलीन भी हमारा नॉन एसेंशियल है। बचा कौन सा? आइसोल्यूशन। तो आइसोल्यूशन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा मीन्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? तो ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, एजुकेशनल एक्टिविटी होती हैं, पर ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में विश्वसनीयता का मतलब मीन्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की तो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस और कॉम्पिटेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो हम कम्युनिकेशन में अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी हमारा मैटर है जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी हो और कॉम्पिटेंसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चरल डायमेंशनल। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट किससे होता है? हाइट, वेट एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री के बारे में हमने बात की है ना, जहाँ पे हम बॉडी डायमेंशंस को मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो वेट हम मेज़र करते हैं, हाइट हम मेज़र करते हैं, वेस्ट सर्कमफेरेंस हम मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यूरी ब्रोनफ्रेंड-बेनर का सिद्धांत। यूरी ब्रोनफ्रेंड-बेनर की थ्योरी कौन सी है? तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है ये यूरी ब्रोनफ्रेंड-बेनर ने दी है। इसमें इन्होंने 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की है, माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इरी व मूंगा किस कपड़े के अलग अलग किस्म हैं? तो अगर हम इरी और मूंगा की बात करें तो ये सिल्क के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड एवं हेड का कहना है कि अवधारणा जिसको हम परखते हैं वह सही है गलत है। तो यहाँ पे हमने बात क्या कर रहे हैं कि जो हम एक प्रपोजिशन तैयार करते हैं जिसको हम फिर टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। कोई भी रिसर्च अगर हमें करना है तो उसके पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्वेश्चन हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं कि ये अगर फैक्टर्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है, हाइपोथेसिस सही है या गलत है, तो ये हो जाता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीज़न कि पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग विद लाइट कलर मैट फिनिश पेंट विल रिड्यूसेस द साइज ऑफ रूम। तो ये सही है। जब भी हम लाइट कलर्स को पेंट करते हैं तो उससे हमें लगता है कि जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ आ रही हैं, तो उससे चीज़ें छोटी दिखती हैं। द मैट फिनिश इवन दो द कलर लाइट विल एब्जॉर्व करता है और क्रिएट करता है इल्यूजन ऑफ एडवांसिंग इफेक्ट, क्योंकि लाइट कलर जो है वो कलर को लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है जिससे उसमें एडवांसिंग इफेक्ट आता है। तो दोनों ऑप्शन इसके जो हैं ये सही हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिर और शिशुओं के सिर के बीच का अनुपात क्या है? जो बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उनमें उनका सिर और बॉडी का रेशियो क्या होता है? तो वो होता है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मोटी महिला के कपड़ों में होना चाहिए क्या होना चाहिए? छोटे छोटे प्रिंट्स होने चाहिए और ट्रांसवर्स लाइन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का उद्धार जो है वो कहा है कि झोपड़ियों में निहित है। ये किसने कहा है? मीन्स सल्वेशन ऑफ इंडिया लाइज इन द कॉटेज। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत को अगर उद्धार करना है तो जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं, उनको वहाँ से स्टार्ट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन क्या है? होम मैनेजमेंट क्या है? हम होम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अटेन करना, रिसोर्सेज को यूज़ करके गोल्स को अटेन करना, ये हमारा काम है होम मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69, द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस इज। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें थर्मोस्टेट लगा होता है, तो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? तो हमने देखोगे फ्रिज में जैसे है, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसी टेम्परेचर पे रहता है। तो ये थर्मोस्टेट का काम है कि जो टेम्परेचर हमने सेट किया है उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना, मीन्स टेम्परेचर को मनचाहे ताप पर बना के रखना, ये काम होता है थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड जो है खाना है उसमें टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? स्टेफिलोकोकस यूरस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। तो हमने पढ़ा है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस यूरस ये जो हैं ये फूड को इंटॉक्सिकेट करते हैं, फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, फूड में जो है टॉक्सिन्स को डेवलप कर देते हैं। तो ये थे 70 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, 70 के 70 पूरे क्वेश्चंस। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।